हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 15 करने वाले हैं। आपकी 8 क्लास की इससे पहले 2 वर्कशीट नहीं आ पाई थी, सॉरी फॉर दिस। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ पाई थी, वो मतलब कंप्लीट थी बट अपलोड नहीं हो पाई थी। तो अब से आपकी 8 क्लास की वर्कशीट जो एसएसटी की है वो अपलोड होगी। और ये जो आज आपकी वर्कशीट है ये 16 तारीख की वर्कशीट है। और ये आपकी जो कार्यपत्रक 15 है, जो आपका चैप्टर 2 है व्यापार से साम्राज्य तक, वही हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक है आपकी जो क्लास है 8 क्लास के लिए है। और इसमें जो आपका टॉपिक है नए शासन की स्थापना और कंपनी की फौज, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा यहाँ अपना नाम लिख लो, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिख लो। वर्कशीट को अच्छे से कंप्लीट करके भेजोगे, आंसर्स आपको नोट करने हैं सारे। तो सबसे पहले आपका टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं नए शासन की स्थापना। तो इसमें हम देखेंगे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है, 1973 से 75 में इन्होंने शासन किया था। इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे कंपनी के लिए काफ़ी इन्होंने फैसले लिए थे, अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने क्या किया था, वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते इन्होंने क्या किया था, इस टाइम पे इनके टाइम आने तक बंगाल, मुंबई और मद्रास, यहाँ पे भी सत्ता इन्होंने हासिल कर ली थी। जो ये ब्रिटिश इलाके थे ये प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, बंगाल, मद्रास और बम्बई। और हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। प्रशासन जो प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग ने, इन्होंने काफ़ी सारे प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिलेटेड थे प्रशासकीय सुधार किए थे। न्याय के क्षेत्र में उन्होंने सुधार सबसे ज़्यादा किए थे, जो माने भी जाते हैं। 1972 में एक नई व्यवस्था का स्थापना किया इन्होंने। तो इसमें क्या 2 अदालतें होंगी, इन्होंने क्या कहा, 2 अदालतें होंगी। इस व्यवस्था के अंतर ही कहा था इन्होंने कि 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तो जो फौजदारी अदालत थी उसमें यूरोपीय जिला जो एक कलेक्टर होते थे, जैसे मौलवी और हिंदू पंडित के लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। और जो फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के पास थी। तो क्लियर है। जो आपकी दीवानी अदालत थी, यहाँ पे यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। और यहाँ पे जो थे मौलवी और हिंदू पंडित, इनके लिए जो मौलवी थे और हिंदू पंडित थे, इनके लिए ये कानून की व्याख्या करते थे। और जो आपकी फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। क्लियर है आपको। फौजदारी अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत है, लेकिन कलेक्टर की निगरानी में काम करते हैं। हिंदू कानूनों को में समरूपता लाने के लिए 1975 में 11 पंडितों को एक काम दिया गया। उन्होंने ये कहा गया कि तुम 11 पंडित जल्दी से तुम एक संकलन तैयार करो। किसके लिए? हिंदुओं के लिए, हिंदू के कानून के लिए एक संकलन तैयार करने का काम दिया। फिर उसके बाद NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया 1778 में। ये देखो, जो हमारे यहाँ के लोगों ने एक संकलन तैयार किया था हिंदू के लिए, हिंदू कानूनों में जो उनके समरूपता लाने के लिए, उसका बाद में हॉलहेड ने 1778 में अंग्रेजी अनुवाद किया है। नहीं, अंग्रेजी अनुवाद किया 1978, ये अलग पॉइंट है। 1978 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट तक एक 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसे भारतीय जो जिला कलेक्टर है सबसे टॉप बच्चों, ये सबसे टॉप मोस्ट पे होता था। इसके नीचे बाकी सब लोग आते थे, यानी कि सबसे टॉप मोस्ट पे कौन होते थे? ये आपके जिला कलेक्टर ये होते थे। इसके बाद आगे है, जैसा कि नाम से पता चलता है कि उनका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी व दरोगा की सहायता से जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखना। और उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हंसिए पर ढकेल दिया। तो इतना क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। ये दिया गया है कि इस टाइम किस तरीके से घटनाएं घटी हैं। पहले क्या था, 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मुंबई, आपकी ये थी ना बंगाल, मद्रास, बम्बई थी। और जो वारेन हेस्टिंग था काफ़ी अच्छा था, ये अपने काफ़ी सुधारों के लिए जाना जाता था। 1975 में जो हिंदू कानून बनाया गया, 1978 में फिर मुस्लिम कानून को भी लाया गया। 1973 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपनी की फ़ौज। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय कहते थे। सिपॉय क्या बोलते थे बच्चों? सिपॉय बोलते थे।
जिसे क्या सिपाही कहते थे, सिपाही आर्मी कहते थे। जबकि मुग़ल फ़ौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना होती थी, जिन्हें तीरंदाजी तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट तोड़ेदार बंदूक मास्केट क्या है, तोड़ेदार जो बंदूक होती है। मैचलोक बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक है। क्लियर है, जो एक बारूद होता है उसको माचिस से, जैसे आग जल रही है उसको चिंगारी देने वाली बंदूक होती थी। क्लियर है आपको इतना? तो 3 चीज़ें आपको याद करनी है। मास्केट क्या है, तोड़ेदार बंदूक है। मैचलोक क्या है, बारूद को चिंगारी देने वाली तोड़ेदार बंदूक है। इसके बाद जो आपका आगे है, मुग़ल फ़ौज और कंपनी फ़ौज के बीच में हमें कुछ 3 अंतर देखने हैं, तो आइए हम देख लेते हैं उसको। ये आपकी मुग़ल फ़ौज है और ये कंपनी की फ़ौज है। तो मुख्य रूप से सवार प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल होते थे, और कंपनी की फ़ौज में अधिकतर पैदल होते थे। और इसमें सवारों का दबदबा होता था, पैदल सैनिक कम होते थे। और जो कंपनी थी यहाँ पे सवार कम होते थे, पैदल सैनिक अधिक होते थे। यहाँ तीरंदाजी तलवारबाजी में निपुण सेना थी जो मुग़ल की थी, और इस कंपनी की बस बंदूक चलाने में सही थी। और यहाँ पे विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं, और आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक बन जाते थे। ये देखो, सिपाही को यूरोपीय ढंग से, अब ये देखो यहाँ पे यूरोपीय ढंग से अभ्यास किया गया है, अनुशासन होता था, पेशेवर और प्रशिक्षित सेना होती, तो यहाँ एक इनका प्लस पॉइंट था। यहाँ तो बाकी तो यहाँ पे मुग़ल फौज का प्लस पॉइंट है, लेकिन यहाँ इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि किसान को भी ले लेते थे ये बाद में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रशिक्षित यानी कि जो पहले से प्रैक्टिस करके आए हुए हैं वो सेना यहाँ पे होती थी। चलिए हम आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी वर्कशीट को ख़त्म करते हैं। ये आपके इसके बाद हम करेंगे 6 क्वेश्चंस। अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की एक बड़ी सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति समुदाय भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपने जीवन और पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, यह 1857 को विद्रोह झलकता है। क्योंकि क्या हुआ था, जो भारतीय लोग थे उन्हें भी सेना में कंपनी ने भर्ती कर लिया था, अंग्रेजों ने भर्ती कर लिया था। लेकिन जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो जो सैनिक भर्ती हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि हमारे लोगों के साथ ही हम लोग गलत कर रहे हैं, तो वो भी विरोध में उतर आए थे। उसके बाद जो बच्चों ने कंपनी ने क्या किया था, जो भी अपने जो सेना की भर्ती करती थी, फिर उसने भारतीयों को रखना बंद कर दिया, फिर वो अंग्रेजी सैनिक को ही अपने इसमें रखती थी। व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेश शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में एक नई भाप तकनीक आने की है प्रक्रिया और तेज हुई। अब केवल 3 हफ्तों में जहाज़ की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था, केवल 3 हफ्तों में। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% और 78% आबादी कंपनी का सीधा शासन। ये देखो, मतलब कंपनी बिल्कुल भारत देश से देश पे फैल चुकी थी। ये काफ़ी इसने अपना कब्जा कर लिया था। देश के शेष लोग आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो देख सकते हैं किस तरीके से अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया है। तो धीरे धीरे करके छोटा एरिया, फिर बहुत बड़ा, फिर बहुत बड़ा, काफ़ी एरिया इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और जो एरिया बच्चों इनके कब्जे में नहीं था, उन पे ये इनडायरेक्टली नियंत्रण रखते थे। तो आपके 6 क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं एक बार, इसको हमें करना है। तो पहला है प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ है। 3 प्रेसिडेंसियाँ कौन सी थी। वारन हेस्टिंग कौन था, उसने कंपनी की ताकत फैलाने में क्या भूमिका निभाई। वारन हेस्टिंग ने न्याय क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए। 4th कलेक्टर का क्या काम था। मुग़ल फ़ौज और कंपनी फ़ौज में 2 अंतर बताने हैं। सोच कर लिख लिए कि भारतीय जनता सिपाही किस रूप में कंपनी के लिए काम करती थी और क्यों करती थी। ठीक है, हम इसके 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। बच्चे आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ जल्दी से, और साथ के साथ नोट कर लेना इसे, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो बच्चे फिर आपको इधर उधर से क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। अब हम करेंगे इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, जल्दी बच्चे साथ के साथ आप नोट करते रहो, इस आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। नोट करो, आंखों पे भी रोशनी लगेगी, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ किया है मैंने इसमें। प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था। 3 प्रेसिडेंसियाँ कौन सी थी। तो इसमें है
ब्रिटिश काल में प्रशासनिक इकाइयों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 3 प्रेसिडेंसी थी आपका बंगाल, मद्रास, बम्बई। कौन कौन सी थी बच्चों? बंगाल, मद्रास, बम्बई। जल्दी से बच्चे इसे नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपको पूरा टाइम क्वेश्चन नोट करने के लिए दिया जाएगा, पूरे 2 मिनट का टाइम आप नोट कर सकते हो। आई थिंक इसमें आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा, तो जल्दी बच्चे नोट करें, फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट हो गया? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। बाकी बच्चे बीच बीच में अगर किसी का रह जाता है ना, वो वीडियो आप वहीं पे बैक जाके वीडियो पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन हम 2 और 3 करेंगे। वारेन हेस्टिंग कौन था? उसने कंपनी की ताकत फैलाने में क्या भूमिका निभाई? तो वारेन हेस्टिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। उसने अपने शासनकाल में बंगाल, मद्रास, बम्बई पर अधिकार जमाकर कंपनी की शक्ति को और बढ़ाया। क्लियर है? आप इसे नोट करते रहो साथ के साथ। सेकंड क्वेश्चन है, 3 आपका है, वारेन हेस्टिंग के न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए गए? तो फर्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स ने फौजदारी दीवानी अदालत अलग अलग स्थापित की थी। उसने भारतीय कानूनों का संकलन तैयार कराया था। उसने देश में कलकत्ता में सर्वोच्च अदालत की स्थापना की। देखो कितना बड़ा काम किया। तो बच्चों आपको फटाफट, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे। 2 मिनट आपको पूरे मिलेंगे। बच्चे से नोट करें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 और 3 आपका हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप वीडियो यहीं पे पोस्ट करके नोट कर सकते हो। चलते हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। अभी आपके 3 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, यानी कि रह रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जल्दी 1 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं इसे। कलेक्टर का क्या काम था? तो कलेक्टर का मुख्य काम लगान तथा कर इकट्ठा करना था। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायता करता था। तो बच्चे से नोट करो जल्दी। अगर आपको नोट करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए तो आप बता देना कमेंट करके मुझे कि 2 से 3 मिनट से मैं ज़्यादा टाइम आपको दिया करूँ, तो आपको पूरा टाइम यहाँ पे मिलेगा, ताकि बच्चों को बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको वीडियो फॉरवर्ड बैक करनी पड़ती है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम इसी प्रकार से अब साथ के साथ आपको क्वेश्चन नोट करवाते चलेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे फिर उसी हिसाब से टाइम आपको देना पड़ेगा। जैसे आपको 2 मिनट की जगह 3 मिनट चाहिए तो पूरे 3 मिनट आपको मिला करेंगे। 3 मिनट तक ये एक क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, देन उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे फिर चलेंगे। ये क्वेश्चन आपका कलेक्टर के बारे में।
तो बच्चों आपको भी पता होगा कलेक्टर का काम लगान तथा कर इकट्ठा करना था। आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा, काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है ये। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका है मुगल फौज और कंपनी फौज में कोई दो अंतर बताने हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी कंपनी की फौज। कंपनी की फौज में पैदल सेना की संख्या अधिक थी, जबकि मुगल सेना में इनकी संख्या कम थी। बस सिंपल है, कंपनी की सेना में अधिक थी, मुगल सेना में कम थी। पहला आपका बहुत सिंपल आंसर हो गया पॉइंट ये। कंपनी की सेना प्रशिक्षित तथा अनुशासित थी, जबकि मुगल सेना अधिकांश अप्रशिक्षित थी। इसके बाद आप लिखोगे थी। आप इसे नोट करो, 2 मिनट का टाइम है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी मेरे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। 2 मिनट का टाइम है, इसे नोट करें। 16 मिनट, तो 18 होते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। चलते हम 18 यानी कि 2 मिनट आपको मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, सोच कर लिखिए कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। तो देखते हैं उत्तर नंबर इसमें फर्स्ट है, उस समय राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। शासक अधिकांशतः जनता के बीच में ही लोकप्रिय नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारतीय जनता को अधिक बेहतर वेतन दिया जाता था। आप इसे नोट करें, 2 मिनट का टाइम मिलता है। फिर आज आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक जरूर करके जाएं और बच्चे बता के जाए कि क्वेश्चन के लिए आपको मैं कितना टाइम दूँ। आपको फिर उतना टाइम मिलेगा, 2 मिनट का टाइम चाहिए, 2 मिनट का, 3 का चाहिए, 3 का, 4 का चाहिए, 4 का, ताकि आप साथ के साथ क्वेश्चन को नोट कर सको, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है आपको। इसे नोट कर लें, 2 मिनट का टाइम है। देन 20 होते ही, ये 19 है अभी, 20 होते ही आपकी ये क्वेश्चन का टाइम ओवर हो जाएगा। तो जल्दी से बच्चे नोट करें।
आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा आपका ये आंसर। तो बच्चे मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको जितना भी टाइम चाहिए, 2 मिनट का, 3 मिनट का, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको उतना ही टाइम इसमें फिर आगे दिया जाएगा, ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 16 नवंबर की वर्कशीट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, तो वर्कशीट नंबर 17 जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, उसे ज़रूर देखें।